जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू भूग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। हमारे जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है ऑन द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिक्रीज होने में, उनके नंबर जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से थ्रेटेंड कर रहे हैं, वो सारे रीजन्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की बात करेंगे और सोल्यूशन कैसे होगा, थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो पहली बात, क्यों हमें ज़रूरत है कंजर्व करने की हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, टू आंसर दिस वाई, क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना पड़ रहा है, तो उसका जो फर्स्ट आंसर है, वाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन इंडिया, दे आर द वन, और व्हाट यू वुड से विद कंजर्वेशन हम अपने इको बायोडाइवर्सिटी को या इकोलॉजी को या इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रिजर्व कर पाएंगे। क्योंकि वी ऑल नो व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड अंडर द NFP 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ऐसा सीधा लिखा गया है कि अगर कोई भी कंट्री अपने 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर को प्रिजर्व नहीं करेगी तो वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस आपका हिंडर होने वाला है। तो वो तो हमें मेंटेन करना ही करना है। तो फर्स्ट पॉइंट विच यू कैन रिटन एज अ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो जो पहला रीजन रहेगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया विल स्टार्ट टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम सभी को पता है इकोलॉजिकल बैलेंस का होना एटमॉस्फेयर में बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब हमारे फॉरेस्ट कवर 33% होंगे, और वो तब भी पॉसिबल है जब हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो पहली बात रही कि हमें अपने इकोलॉजी को, अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखना है, इसलिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसके बेटर ग्रोथ के लिए, फिर चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो, फिर चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो, उनके प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए अगेन हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है। सो द सेकेंड पॉइंट, और इन द फर्स्ट यू कैन इंक्लूड फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ब्रीडिंग तभी प्रॉपरली होगी जब हमारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज कंजर्व रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो फिर चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर में भी वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें ह्यूमंस के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी प्रिजर्व कर रही हैं। हमारे और आपके सर्वाइवल के लिए हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, वाटर, एयर, सॉइल। सॉइल से हमें खाना मिल रहा है, देन हमें वाटर फॉर आवर सर्वाइवल वेरी इंपॉर्टेंट, एयर द थिंग विच वी आर यूजिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो जो ह्यूमन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको भी प्रिजर्व करने का काम हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ही करते हैं। तो उसके लिए भी हमारा कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। देन आफ्टर, अगर हम फिशरीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए रेयरिंग करते हैं फिशेस का, तो वहाँ पे जब तक हमारी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं रहेगी, फिशरीज आर नॉट इवन पॉसिबल। सो देयर अगेन कंजर्वेशन हैज़ देयर रोल टू प्ले। सो दिस इज द फर्स्ट मेन what you would say point which can be written as an answer अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what are the basic characteristics of conservation of forest and wildlife resources in India, तो ये आप पहले स्टेप ले सकते हैं। कंजर्वेशन आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर preserving the ecological diversity. Then after, they also preserving the genetic diversity of plants and animals. That's why conservation is very important. Second thing जो हमें कंजर्वेशन में पढ़नी है,
ड्यूरिंग 60s एंड 70s जितने हमारे कंजर्वेशनिस्ट थे इन आवर इन्वायरमेंट, इन आवर एटमॉस्फेयर, उन्होंने डिमांड की, स्पेशली इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी हमारे कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने बात की कि हाँ, हमें अब अपना नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम होना चाहिए जो हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल स्पीशीज़ के प्रोटेक्शन में हेल्प करे, और हमें एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए जो हेल्पफुल हो उन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ को कंजर्व करने में। सो ड्यूरिंग 1960s एंड 70s द डिमांड फॉर नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्टार्टेड। कंजर्वेशनिस्ट ने इसकी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि हाँ भाई, अब इंडिया में भी, जैसे कि क्योंकि धीरे धीरे जो नंबर्स थे, फिर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल स्पीशीज हो, वो कम होते जा रहे थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए अब हमें गवर्नमेंट के एंड से कोई लीगल सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए जिसके थ्रू हम इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को कंजर्व कर पाए। तो डिमांड स्टार्टेड बैक इन 1960s एंड 70s, बट जो इंडिया का WPA आया, WPA स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स, you all know, Wildlife Protection Act। सो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया के रिगार्डिंग है, ये आया हमारा 1972 में, इन द ईयर ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। और जब ये थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट किया गया, तो विथ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। इन शॉर्ट नोट्स, sometimes it is being asked, write a short note on the National Wildlife Protection Act or WPA 1972, they simply ask. So WPA 1972 is what? The Wildlife Protection Act 1972, the National Wildlife Protection Act। तो इसके कुछ फीचर्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्टूडेंट्स, और 3 के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंसिडेंसेस इन इंडिया हैपेंड विद दिस एक्ट, तो ये एक्ट को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंडर WPA 1972 अगर इसके हम कुछ फीचर्स की बात करें, तो क्या इसके सेलिएंट फीचर्स रहे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें लिखने इंपॉर्टेंट ही। सो फर्स्ट स्टेप जो लिया गया और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये हमारा एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, तो सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या किया, एक ऑल इंडिया प्रोटेक्टेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ को पब्लिश किया गया जिनको नीड है फॉर द प्रोटेक्शन, या जिनके नंबर्स कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं, फिर चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो। तो जो फर्स्ट स्टेप लिया गया, एन ऑल इंडिया स्पीशीज या लिस्ट ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड। और कैसे लिस्ट? प्रोटेक्टेड स्पीशीज की, जिनको रिक्वायरमेंट है फॉर दिस एडिशनल सपोर्ट, जिनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, जो लगातार जिनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, स्पेशली उनके लिए। देन आफ्टर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फीचर था अबाउट WPA, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, जो भी हमारे बचे हुए इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज विच यू ऑल नो, द स्पीशीज विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आने वाले हैं उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज में। सो अंडर द WPA एक्ट, स्टूडेंट्स इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, पहला तो ये रीजन रहा। एंड देन आफ्टर उनको हम प्रिजर्व करेंगे कैसे, हाउ वी गोना सेव देम, हाउ वी गोना प्रिजर्व देम। तो इसके लिए हमें बैन करना होगा इन हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज पे, डिफरेंट ट्रेडिंग जो हो रही है इन स्पीशीज को लेके, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग पे हमें बैन करना पड़ेगा। So these are the steps are adopted by the officials through this act. So second objective, to save the
remaining population of endangered species. अब हम कैसे सेव करने वाले हैं? बाय पुटिंग अ बैन ऑन हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, आप कह लीजिए, बहुत ही प्रोमिनेंट था उस टाइम पे। ये सेकंड स्टेप से जो सेकंड हमारा WPA का फीचर अभी हमने डिस्कस किया कि जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, उनको सेव करने के लिए हमने हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया था। कब लगाया? 1972 के ही आसपास, जब ये एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कंट्री में बहुत ही पॉपुलर है और हम सभी को कभी ना कभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। अंडर दिस एक्ट दिस केस इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट, अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है। आप सभी को पता होगा जो ब्लैक बक केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक, काला हिरन, आप सभी को पता है, दिस इज वन ऑफ द डियर स्पीशीज विच इज बीइंग फाउंड इन इंडिया। तो इन द ईयर ऑफ 1998, थोड़ा आप इस केस की बात कर लेते हैं। कुछ हमारे बॉलीवुड स्टार्स एक मूवी की शूटिंग पे गए थे। मूवी का नाम था हम साथ साथ हैं। वो साथ साथ हैं गए थे मूवी की शूटिंग में, और शूटिंग उन्होंने किसकी की? इंडेंजर्ड स्पीशीज की, ब्लैक बक। और जो कोई स्टार्स इसमें शामिल थे इस हंटिंग केस में, जो केस इनके ऊपर आया 1998 में, उसमें थे हमारे मिस्टर सलमान खान, सैफ अली खान। इस मूवी की जो पूरी स्टार कास्ट थी, हम साथ साथ है मूवी का नाम है, आप सर्च करेंगे आपको पूरी स्टार कास्ट मिल जाएगी। तो ये सारे जो मूवी स्टार्स थे, इन्होंने, स्पेशली ये जोधपुर की कहानी है, जोधपुर आपका राजस्थान एरिया में है। जोधपुर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने हंटिंग की ऑफ ब्लैक बक, काले हिरन की। और उस टाइम पे भी काले हिरन को हमने इंक्लूड किसमें कर लिया था? इंडेंजर्ड स्पीशीज में। WPA के थ्रू हमने क्या किया था? यहाँ पे हंटिंग पे बैन लगा दिया था। लीगल प्रोटेक्शन फॉर सच स्पीशीज आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, बट स्टिल इन द ईयर ऑफ 1998 दिस हैपेंड, हंटिंग ऑफ दिस ब्लैक बक हैपेंड बाय देम। किसके थ्रू? जो शूटिंग करने गए थे मूवी की और इंडेंजर्ड स्पीशीज की शूटिंग करके आ गए। और 1998 में केस हुआ। वहीं वेस्टर्न राजस्थान की एक कम्युनिटी है, विश्नोई कम्युनिटी। विश्नोई कम्युनिटी ने एक कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट ऑल दीज मूवी स्टार्स, जिसमें मेनली सलमान जी को सजा भी सुनाई गई, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ही गॉन टू द जेल ऑल्सो। लेटर ऑन उन्हें बेल मिली अंडर द वेरियस सेक्शंस, एंड स्टिल हम आज बात कर रहे हैं इसकी 2023, यानी 25 सालों के बाद भी अभी तक इस पे वर्डिक्ट नहीं आया है। Still the case is pending. So that means no matter who you are, आप कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। If you will found involved in such activities, आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल किया जा सकता है, और आप भी ऐसे ही केसेस की हेयरिंग करते रहेंगे सालों साल। So this is one of the, what you would say, support which are being provided towards whom? Towards forest and wildlife resources of India. तो इन स्पीशीज को ये लीगल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आफ्टर दिस जब ये केस हुआ, बहुत सारी, क्योंकि ये सारे सेलिब्रिटीज बहुत ही अपने आप में दे आर द, व्हाट यू वुड से, इंडिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, उनका एक स्टेटस है। तो अगर इतने बड़े लोगों के साथ जो कुछ रेपो रखते हैं अपना हमारी सोसाइटी में, उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जा सकता है, तो किसी के भी खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल है। सो दिस इज अगेंस्ट द WPA एक्ट. दिस केस इज स्टिल रनिंग, and under this act legal protection also being provided to all these such species. The third important feature related to WPA Act is
गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैड स्टार्ट स्टैब्लिशिंग द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क का इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को उन्होंने स्टैब्लिश करना शुरू किया। एंड अलॉन्ग विद इट दे ऑल्सो अनाउंसेस द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द डिफरेंट स्पीशीज विच आर व्हाट यू वुड से, जिनके द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिनके नंबर्स कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे थे, उनके कंजर्वेशन के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, स्पेशली टाइगर एंड वन हॉर्न राइनोज के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे। लेटर ऑन फ्यू ऑफ द स्पीशीज लाइक अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, इंडियन एलिफेंट की, इन सभी को भी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, आइदर पार्शियल प्रोटेक्शन और फुल प्रोटेक्शन, कि इनकी ना कोई हंटिंग कर पाए, ना ये पोचिंग का शिकार हो, और इनके नंबर्स को हम कंटिन्यूसली मेंटेन रखें अपनी बायोडाइवर्सिटी में। तो इन प्रोजेक्ट्स की जो हम बात कर रहे थे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आपके सिलेबस में है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की अब हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, क्या इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं, तो हम जब टाइगर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, टाइगर हमारे फौना स्पीशीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फौना स्पीशीज़, जो हमारे वी ऑल नो अराउंड 90,000 फौना स्पीशीज़ आर बीइंग फाउंड इन ऑल ओवर द नेशन। तो इन फौना वेब का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर है हमारा टाइगर। एंड ड्यूरिंग 1973 अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज होके जो नंबर ऑफ टाइगर स्पीशीज अब रिमेन है, नंबर ऑफ टाइगर स्पीशीज जो हमारी रिमेन है, दैट इज ओनली 1837। And earlier it was being estimated around 55,000। जब हमारी सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, जो टाइगर के स्पीशीज थे वो इतने थे, ये एस्टिमेटेड। और इन 1973 आते आते कितने बचे, 1837, जो कि अपने आप में बहुत ही शॉकिंग नंबर है, शॉकिंग डिप्लीशन है, मैं ये कहूँगा, इतने कम हो गए। तो ऐसा क्यों रहा, क्या रीजंस थे? तो जो मेन टाइगर के पॉपुलेशन के डिक्रीज होने के कई सारे रीजन थे। हंटिंग के पर्पज से देयर नंबर यूज टू बी डिक्रीज्ड। ऑल्सो जब हमारे ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमने जंगलों को क्लियर करके उनको ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए एक्वायर किया, दे ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आर बीइंग कंसीडर्ड। जितनी हमारी प्रे बेस स्पीशीज है, प्रे बेस स्पीशीज की अगर हम बात करें, टाइगर जिनका शिकार करते थे फॉर देयर ओन फूडिंग, अपने आप को फीड करने के लिए वो जिन स्पीशीज का शिकार करते थे, उनके कंजर्वेशन के लिए अगेन टाइगर को हंट किया जाने लगा। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, ये भी एक रीजन है क्यों टाइगर्स के नंबर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होते रहे इन आवर कंट्री। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें, तो टाइगर की स्किन, उसके बोन्स को हम मेडिसिनल एस्पेक्ट्स के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में से बहुत यूज़ करते थे। तो एक रीज़न रहा क्यों इन एशियन कंट्रीज़ में जो टाइगर के नंबर्स है ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पहुंच गए। तो एक ये भी रीज़न माना जाता है जिससे टाइगर के नंबर्स जो है हमारे, क्यों इनकी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। एंड ये भी कंसीडर किया जाता है इंडिया और नेपाल, जितने हमारे सर्वाइविंग टाइगर्स थे, 2/3 वर्ल्ड के जो टाइगर स्पीशीज सर्वाइव कर रही थी वो इन्हीं दो कंट्रीज में थी। तो ये दोनों एक फेवरेट स्पॉट बन गए फॉर द हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज, फॉर इलीगल ट्रेडिंग ऑफ देम। तो दीज आर द सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स व्हाई प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड। और जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हमारा स्टार्ट हुआ इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द वेल डिसाइसिबल प्रोजेक्ट कंसीडर किया गया, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। रिजल्ट कैसे थे? काफ़ी पॉजिटिव थे, पॉजिटिव इन नंबर्स ऑल्सो। तो जब 73 में ये इम्प्लीमेंट हुआ, लेटर ऑन वी हैड सीन द नंबर विच वॉज 1837
it reaches to around 4002 और 4003 किस ईयर में? 1885 में। सॉरी स्टूडेंट्स, 1985 में। तो 1985 में ये नंबर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो यानी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। देन आफ्टर 4 years इन द ईयर ऑफ 1989 यही नंबर्स जो आपके थे वो पहुँच गए 4334। बट लेटर इन द ईयर ऑफ 1993 कुछ हमने डिक्रीज देखा इन नंबर्स में और ये हमारे अराउंड 3600 के आसपास पहुंच गए। बट स्टिल टाइगर is being preserved, is being conserved in various national parks and wildlife sanctuaries. अगर हम currently बात करें, in India there are 39 national parks and wildlife sanctuaries जहाँ पे टाइगर को हम preserve करते हैं। और कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो वेरी इंपॉर्टेंट वन, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है और ये हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। देन आफ्टर सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर स्पीशीज को प्रिजर्व करने का काम कर रही है। हमारा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। देन सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। एंड मानस नेशनल पार्क या मानस टाइगर रिजर्व, ये आपका असम में है। सो दीज आर द फ्यू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहां पे हमारे टाइगर स्पीशीज को प्रिजर्व किया जाता है। नाउ लेटर ऑन जो हमारा कंजर्वेशनिस्ट थे या कंजर्वेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं, ये और एडवांस होता गया। अब हमने नए तरीके ढूंढे कैसे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और व्हाट स्टेप्स कैन बी इंक्लूडेड फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशनल स्ट्रेटजीज। यस, स्टेप्स तो हैं लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर हो एट ईच लेवल। सो लेटर ऑन इन कंजर्वेशन प्लानिंग में कई सारे इंसेक्ट्स भी इंक्लूड होते रहे, धीरे धीरे उनके भी नंबर्स कम होते रहे। एंड ड्यूरिंग द जो हम अपडेट आता रहा इन WPA एक्ट में 80 और 86 के नोटिफिकेशन में हमने सेवरल हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी इंक्लूड किया अंडर द प्रोटेक्टेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, जिनको उस एडिशनल सपोर्ट या उस लीगल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। एंड इन द ईयर ऑफ 1991 6 प्लांट स्पीशीज भी ऐड किए गए अंडर द प्रोटेक्टेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज। सो दिस इज हाउ ऑल द कंजर्वेशनल स्ट्रैटेजी आर बीइंग ऑप्टेड फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। A quick recap, I am going to do it. 3 मेन स्टेप्स हैं आपके जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। सो यस, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और ह्यूमंस के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात होगी, फर्स्ट थिंग कंजर्वेशन में जो आप लिखेंगे। सेकेंड थिंग है आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 60s 70s में हमारे जितने कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने इसकी डिमांड रखनी शुरू की एंड इन द ईयर ऑफ 72 ये एक्ट हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया। बट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये इंप्लीमेंट हुआ। पहला क्या किया, इन्होंने सारे प्रोटेक्टेड लिस्ट की ऑल इंडिया लेवल पे स्पीशीज की लिस्ट इन्होंने पब्लिश की। देन आफ्टर जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है इंडेंजर्ड स्पीशीज की, उनके पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए हंटिंग एक्टिविटीज पे बैन लगाया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ दीज स्पीशीज एंड
ऑल्सो दे आर बीइंग बेस्ट स्टेप्स आर बीइंग ऑप्टेड जहां पे हम इन स्पीशीज को कंजर्व कर सके। देन आफ्टर हमने ब्लैक बक केस की बात की 1998, जिसकी हियरिंग अभी तक चल रही है। दैट इज ऑल्सो अबाउट द WPA एक्ट, उस मूवी के बारे में हमने जो बात की थी एज एन एग्जाम्पल। थर्ड स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जो स्पेशल स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि टाइगर, वन हॉर्न राइनोज एंड ऑल। एंड ऑल्सो इंडियन एलिफेंट्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, इनके लिए फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, जब भी हम टाइगर की बात करते हैं, हमारे फॉनल वेब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है टाइगर, और टाइगर के नंबर्स जो थे वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहे थे हमारे बायोडाइवर्सिटी में। तो अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया इस प्रोजेक्ट को हमें लॉन्च करना चाहिए फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। हंटिंग के वेरियस रीजन्स, क्यों हमारे टाइगर हंट होते रहे, तो डिफरेंट रीजन्स की हमने बात की। फिर थोड़ा नंबर्स बेस पे हमने क्या इनके बेनिफिट्स थे। वर्ल्ड लेवल पे प्रोजेक्ट टाइगर को बहुत अप्रिशिएट किया गया क्योंकि एक वेल प्लान्ड पॉलिसी थी, वेल प्लान्ड प्रोग्राम था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। एंड लेटर ऑन व्हाट आर द एडिशनल फ्यू अबाउट द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटेड टू द टाइगर कंजर्वेशन, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, देन आफ्टर सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, और सारे एग्जाम्पल है आपकी बुक में, कोई भी आप लिख सकते हैं। लेटर ऑन जो हमारे कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्हें कंजर्वेशन प्लानिंग को और डिसाइसिव किया जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर किया जा सके। फिर हमने इंसेक्ट्स को भी कंजर्वेशन प्लानिंग में इंक्लूड किया। इन 80 एंड 86 के अपडेट में हमने several hundreds of butterflies, beetles, dragonfly are being included in the protected list, और 1991 में पहली बार 6 plant species को हमने protected species में रखा। So this is all about the topic conservation of forest and wildlife resources. So this is all from my end about this topic. Thank you everyone for watching.